वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ अपनी पहली दो तरफा मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने कई तरजीही उमूर बशमूल कोविड-19 और मौसमियाती तब्दीली, तिजारत और इंडो पैसिफिक पर तबादले ख्याल किया। बाद में मुलाकात की वजाहत करते हुए सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि सदर जो बाइडेन ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान हुकूमत हिंद के फैसलों को सराहा। उन्होंने हुकूमत हिंद के वैक्सीन की बरामदात दोबारा शुरू करने के फैसले का खैर मकदम किया है। इसके अलावा हिंद अमरीका दिफाई ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने दिफा में नए हाई टेक्नोलॉजी मंसूबों पर मिलकर काम करने पर रजामंदी जाहिर की है। सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि सदर जो बाइडेन ने वाज़ेह तौर पर इजहार किया है कि हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत हासिल होनी चाहिए। दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया है कि दहशतगर्दी एक अहम मसला है। इसके साथ साथ दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी से लड़ने का अज़्म भी किया। इसके अलावा दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से लड़ने की अहमियत पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2593 से वाबस्तगी को बरकरार रखना चाहिए और अफगान सरजमीन को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका के व्हाइट हाउस में मुनक़िदा क्वेड ममालिक के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इंडो पैसिफिक खित्ते में मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उनके ख्याल में क्वेड का मकसद ये है कि सब मिलकर दुनिया के लिए अमन कायम करें, दुनिया को खुशहाली की तरफ ले जाएं। पीएम मोदी ने कहा कि हम चार ममालिक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका 2004 के सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक खित्ते की मदद के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज जब दुनिया कोविड वबाई मर्ज का सामना कर रही है, हम एक बार फिर इंसानियत के मफाद में क्वेड की शक्ल में इकट्ठा हो रहे हैं। हमारा क्वेड आलमी भलाई के लिए एक किस्म की कुव्वत के तौर पर काम करेगा। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि सप्लाई चेन और मौसमियाती तब्दीली पर तबादले ख्याल जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर जो बाइडेन से पहली ज़ाती मुलाकात के लिए इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात और क्वेड समिट में शिरकत के बाद न्यूयॉर्क रवाना हुए। हिंदुस्तान यूएनजीए में अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के यूएनजीए में जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान का जवाब देगा। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अमली तौर पर खिताब करते हुए मसला कश्मीर को उठाया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ साथ अमन चाहता है और जनूबी एशिया में पायदार अमन जम्मू कश्मीर के हल पर मुनहसर है। इस पूरे नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के तकरीबन अहम मुलाकातें अब हो चुकी हैं और सबसे अहम मुलाकात सदर जो बाइडेन से थी और जिसमें काफी डिप्लोमेटिक बातें शेयर की गई। बिल्कुल साहब, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की 3 अहम मुलाकातें पिछले 2 दिनों में हुई हैं, जिसमें कमला हैरिस से उनकी मुलाकात हुई और कल उनकी मुलाकात राष्ट्रपति बाइडेन और क्वाड के लीडर्स के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है जी। और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। लेकिन एक अहम मुद्दा जो तीनों मीटिंग्स में कॉमन था वो था आतंकवाद का मुद्दा और पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान को लेकर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात कमला हैरिस की हुई थी तो कमला हैरिस ने सुओ मोटो इस मुद्दे को उठाया था और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है क्वाड की बैठक के बाद, उसमें भी ये कहा गया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और वहीं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी की कल बात हुई थी, जिसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला ने जब ब्रीफ किया था, उसमें यह कहा गया कि भले ही पाकिस्तान खुद को एक सपोर्टिंग रोल में दिखा रहा हो, लेकिन असल में जो सारी मुश्किलें पैदा हो रही हैं अफगानिस्तान में, उसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ अफगानिस्तान और आतंकवाद बल्कि क्वाड की बैठक में वैक्सीन को लेकर बातचीत हुई है और वहीं साथ ही साथ क्वाड की बैठक में इंडो पैसिफिक में किस तरह से फ्री और ओपन रखा जाए, उन तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई है।
वहीं शैलेंद्र का देखा जाए तो इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर और डोमेस्टिक इश्यूज को लेकर दोनों ही जो बाइडन और नरेंद्र मोदी दोनों ने ही क्रिटिसिज्म का सामना किया है। ऐसे में जो क्वाड समिट हुई वो भी काफी अहम हो जाती है, तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है उनकी इमेज पर। आप अपना सवाल दोहरा सकती हैं साहब? शैलेंद्र, मैंने ये कहा कि जो सदर बाइडन है और नरेंद्र मोदी है, दोनों ने ही इंटरनेशनल इश्यूज और डोमेस्टिक इश्यूज को लेकर क्रिटिसिज्म का सामना किया है। ऐसे में जब 17 साल के बाद फिजिकल तौर पर क्वाड की मीटिंग होती है तो इसका एक पॉजिटिव असर भी हो सकता है। देखिए, जाहिर तौर पर क्वाड को लेकर ये एक कंसेप्ट रहा है बहुत सालों तक, लेकिन इसको अमली जामा पहनाया प्रेसिडेंट बाइडन ने और क्वाड मजबूत हुआ। हालांकि पहला जो सम्मेलन था वो वर्चुअल हुआ था इस साल के मार्च में, लेकिन अब क्वाड एक मजबूत संगठन के तौर पर उभरा है, खासतौर से इंडो पैसिफिक को लेकर। वहीं क्वाड की बैठक से ठीक पहले ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके, इस मिलिट्री ग्रुपिंग की भी पैदाइश हुई थी। तो जाहिर तौर पर क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है और आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि क्वाड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, क्योंकि बावजूद इसके कि वो एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन चाइना को इकोनॉमिकली कैसे काउंटर किया जाए इस पर क्वाड फोकस करता है। और हमने ये भी देखा है कि ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की बात की जा रही है, 5G टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस है चीन का आर्थिक लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर या यूं इकोनॉमिक लेवल पर, उसके बदले में एक ऐसा एक सिस्टम तैयार होना चाहिए जिसमें ये तमाम मुल्क आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कुछ शुरुआत में कुछ झिझक थी क्वाड को लेकिन अब जिस तरह से पहली इन बैठक जिसमें सभी लोग खुद मौजूद थे, वर्ल्ड लीडर्स मौजूद थे, ये पहली बार हुआ है और जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि आगे भी क्वाड इतनी ही मजबूती से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तो ग्लोबल फोर्स के तौर पर इसको कंसिडर किया जा रहा है और बहुत अहम भी ये फिजिकल मीटिंग मानी जा रही है। शैलेंद्र, हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे एक और खबर पे आपसे बातचीत करेंगे। नाज़रीन, आपको बता दें, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दों को पनाह और मदद फराहम करने की पॉलिसी है। पाकिस्तान दुनिया भर में एक ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जो खुलेआम दहशतगर्दों की मदद, तरबियत और माली मुआवनत करता है। हिंदुस्तान ने कहा कि UNGA से अपने खिताब में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दी का दिफा करते नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने आग बुझाने के भेस में आग लगाई है। हिंदुस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान को गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाके खाली करने चाहिए। इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र से। शैलेंद्र, पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा है, ऐसे में हिंदुस्तान की तरफ से भी इसका जवाब हमेशा दिया गया है। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया हो। हमें ये भी याद है कि पिछले साल भी और उसके पहले भी इमरान खान लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं, और एक बार फिर इमरान खान ने वही किया है इस मंच से, जहां पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान, अपने भाषण के दौरान 13 बार कश्मीर का नाम लिया। वहीं हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के जो लास्ट राइट्स थे उसको लेकर भी फिर एक बार उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की। और वहीं अफगानिस्तान को लेकर साफ तौर पर वो खुलेआम दिखा कि वो तालिबान को समर्थन दे रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा और कोई देश नहीं है जो इतना ओपनली समर्थन दे रहा हो तालिबान को, और वो खुद कह रहे हैं कि तालिबान को मजबूत किया जाना चाहिए अफगानिस्तान में। तो जाहिर तौर पर जो उनकी दखल थी भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर, जिसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने इसका जवाब दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो खुद को आग बुझाने वाला कहता है, लेकिन असल वो देश है जो आग लगाता है। और वही आतंकवाद के मुद्दे पर भी लगातार भारत भी कहता आया है, और ये अब दुनिया जान चुकी है कि आतंकवाद को न सिर्फ पनाह देता है बल्कि आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, फाइनेंसिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान जो है उसकी वजह से न सिर्फ इस क्षेत्र में, इस खित्ते में, बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है। और वहीं कश्मीर को लेकर भारत ने ये फिर एक बार दोहराया है कि वो भारत का अटूट अंग है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख की यूटी हो। और वहीं साथ ही साथ
भारत ने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है उसको भी खाली करना चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल शैलेंद्र, कई बार इंटरनेशनल लेवल पे भी बार बार कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला है वो इंडिया का अपना अंदरूनी है। वहीं जिस तरीके से कि पाकिस्तान को कहा गया कि वो उसको गैर कानूनी तौर पर इलाके को खाली करना चाहिए, तो क्या लगता है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या इस बात का उस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अब माहौल बदल गया है पहले से, क्योंकि पहले जब 20 साल पहले ये अफगानिस्तान वॉर शुरू हुई थी तो वो पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट कंट्री रही है इस क्षेत्र में, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका की उस वक्त मदद की थी। लेकिन अब क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका वापस लौट चुका है और हमने ये भी देखा है कि जो नए अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो नए सदर हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान के प्रति उनका बिल्कुल अलग रुख है और उन्होंने अभी तक प्रेसिडेंट बनने के बाद एक बार भी इमरान खान को फोन तक नहीं किया है। तो ये रिश्ते किस दिशा में जाएंगे, ये संबंध किस दिशा में जाएंगे, देखने वाली बात होगी। और अब से कुछ दिन पहले अमेरिकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन, उन्होंने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान के साथ उनके जो संबंध रहे हैं उनको फिर से एक बार रिव्यू किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अब पाकिस्तान जहां एक तरफ मदद कर रहा था अमेरिका की, अब वो बिल्कुल साइडलाइन होने की कगार पर है। तो ऐसे में ये मजबूरी है। कई अहम मुद्दे, इंटरनेशनल इश्यूज और डिप्लोमेटिक इश्यूज, सभी अहम मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे के दौरान सारे डिस्कस किए गए। शैलेंद्र, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर कॉर्पोरेशन अमित शाह वजारत की पहली कॉपरेटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पूरी दुनिया से कॉपरेटिव सेक्टर से वाबस्ता लोग बशमूल पूरे मुल्क से 2000 से ज्यादा कॉपरेटिव नुमाइंदे आज मुनक्किद होने वाली इस कॉपरेटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कॉपरेटिव वजारत तश्कील दी है और वजारत के बागडोर अमित शाह को सौंपी गई है। कॉपरेशन वजारत का बुनियादी उसूल ताउन से खुशहाली है, जो मुल्क में कॉपरेटिव तहरीक को मजबूत बनाने और कॉपरेटिव्स के लिए कारोबार में आसानी के अमल को हमवार करने के लिए कायम किया गया है। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों और मुख्तलिफ कॉपरेटिव शोबों के नुमाइंदे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और खुद कफील हिंदुस्तान के नजरिए में अपने खिदमात पेश करेंगे। इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद से। शंकर आनंद, कॉपरेटिव मीटिंग होने वाली है और कई लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज इस बैठक का आयोजन होना है। जो सम्मेलन है वो होगा और इसके लिए 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। हालांकि ये देश का पहला ये सहकारिता सम्मेलन होगा जिसमें कि देश की सहकारिता से जुड़े 2000 से अधिक सहकारी नुमाइंदे जो हैं वो शामिल होंगे और इसके साथ ही सम्मेलन में देश विदेश से करोड़ों सहकारी जन भी जो है वर्चुअल के माध्यम से शामिल होंगे। और सम्मेलन से जुड़े आयोजकों का दावा है कि अब वैश्विक पटल पर भारतीय सहकारिता को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इस लिहाज से इसे काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। और इसके साथ ही इस सम्मेलन में देश भर की काफी जो सहकारी समितियां हैं, उससे जुड़े जो लोग हैं, सहकारी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन जो है उसके नुमाइंदे जो है वो मौजूद होंगे और उससे जुड़े हुए लोगों को वैश्विक मंच पर लाना और भारत में सहकारी व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना इस आयोजन का उद्देश्य है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम होना है, जो सम्मेलन होना है, ये काफी दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी और आज उस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में जब गृह मंत्री आज क्या क्या बातचीत करेंगे वो देखने लाजमी होगी और 11:30 बजे ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो उसके लिए तमाम जो लोग हैं वो 10 बजे से पहुंचना प्रारंभ कर देंगे और ये ITO के स्थित जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है उस चलिए, तो इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने का मामला है और 11:30 बजे ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। शंकर आनंद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना बहरान के काबू में आने के बाद ठाकरे हुकूमत ने पाबंदियों में नरमी की शुरुआत कर दी है। रियासत में 4 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। रियासत में कोरोना की सूरत हाल में कमी के मद्देनजर हुकूमत की जानिब से मजहबी मकामात खोलने की इजाजत दे दी गई है। तमाम मजाहिब के लिए इबादत गाहें 7 अक्टूबर से खोल दी जाएंगी। ब्रेक द चेन अहकाम के तहत
जो पाबंदियां और जाब्ते थे उसमें थोड़ी राहत दी गई है। 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग, बीमार अफराद, हामला खवातीन और 10 साल से कम उम्र बच्चे घर में ही रहने की हिदायत दी गई है। इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। वसीम, आखिरकार मुंबई वालों को राहत मिली, मजहबी मुकामात खोलने की इजाजत दी गई। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया था कि काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि कब धार्मिक स्थल खुलेंगे और कब लोग अपनी अपने तरीके से, खास करके देखा गया था कई ऐसे त्यौहार हैं वो जो चले गए और कई ऐसे अलग अलग समाज के लोग हैं जो अपनी तरीके से पूजा या प्रार्थना या नमाज नहीं पढ़ पाए। अब उनके लिए काफ़ी राहत है। जिस तरह से देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में लगभग जो आंकड़े हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर स्थिर नजर आ रहे हैं, या पिछले कुछ दिनों से 3 से 4 हज़ार के बीच पूरे महाराष्ट्र में ये आंकड़े हैं, जिसे देखते हुए ये राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है और जो ऐलान किया गया है 7 तारीख से। लेकिन अब भी बड़े नंबर्स ना आए इसका ख्याल रखना काफ़ी अहम होगा, जिसकी वजह से कई तरह के गाइडलाइन जारी की गई है। उस गाइडलाइन पर पालन जरूर करना होगा। अगर उस पालन की अनदेखी की जाती है तो जिस संस्था के जरिए उसकी अनदेखी की जाएगी उसका जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। जिस तरह से देखा गया कि अगर आप धार्मिक स्थल पे जाते हो या नमाज पढ़ने जाते हो तो चलिए, तो जैसे जैसे कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी देखी जा रही है, वहीं जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनमें भी नरमी की जा रही है। वसीम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। वहीं कर्नाटक हुकूमत ने भी कोरोना ज़ाब्तों की पाबंदियों में थोड़ी राहत देने का फैसला किया है। पीठ से कर्नाटक के ऐसे मकामात पर जहां कोरोना की शरह 1% से कम है, वहां अब सिनेमा हॉल मुकम्मल तौर से 100% अफराद के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। जहां 1% से ज्यादा कोरोना की शरह है, वहां 50% शायकीन के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। 3 अक्टूबर से पब्स खोलने की इजाजत है, लेकिन पब्स में हामला खवातीन नहीं जा सकेंगी। साथ ही 6 से 12 क्लास के बच्चों को 100% शरह के साथ स्कूल आने की इजाजत है। स्कूल में सिर्फ 5 दिन तक पढ़ाई होगी। इसी के साथ ही मजहबी मकामात को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। खुसूसी प्रोग्राम के लिए हुकूमत और इंतजामिया से इजाजत लेनी होगी। बात करेंगे महाराष्ट्र एटीएस की, तो महाराष्ट्र एटीएस ने 24 सितंबर को एक खुसूसी अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें दहशतगर्दी के 2 मुलजिमीन जाकिर हुसैन शेख और रिजवान मोमिन की हिरासत मांगी गई थी, जो 4 अक्टूबर तक अदालती तहवील में है। 40 साल रिजवान को 19 सितंबर को महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। रिजवान के खिलाफ इल्जामात में से एक ये है कि जाकिर 18 सितंबर को उसकी गिरफ्तारी से फौरी कब्ल 4 दिन तक उसके साथ रहा। रिजवान को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अफराद को इस हफ्ते के शुरू में अदालत में पेश किया गया और उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया है। प्रशांत से जानकारी हासिल करेंगे इसी मामले में। प्रशांत, महाराष्ट्र एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया है। देखिए, दोनों को, जाकिर और रिजवान की बात की जाए तो उससे पहले जान मोहम्मद को दिल्ली स्पेशल सेल ने मुंबई से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दिल्ली से जो इनपुट मिला था उसके बिहाफ पे जो है नागपाड़ा इलाके से जो है जाकिर को जो है गिरफ्तार किया गया। जाकिर से लिंक मिलने के बाद रिजवान की गिरफ्तारी एटीएस ने मुंबई से की थी और दोनों को कोर्ट में पेश किया था। 2 दिन की दोनों की कस्टडी ली थी, लेकिन अगली बार जब दोनों को पेश किया तो एटीएस ने खुद दोनों की रिमांड नहीं मांगी थी। यही वजह है कि 4 अक्टूबर तक दोनों को जेल हिरासत में भेज दिया गया था। बहरहाल कल जो है स्पेशल अदालत में जो है एटीएस ने अपनी एक एप्लीकेशन दायर की, उसमें मांग की कि दोनों की जो जेल कस्टडी है एक बार फिर से जो है उन्हें एटीएस की कस्टडी में दी जाए। ऐसी मांग जो अपनी एप्लीकेशन में एटीएस ने किया है। तो एटीएस को कोई बड़ी लीड मिली है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, एटीएस की कार्रवाई के बाद कार्रवाई शुरू हो गई और अदालती तहवील में भेज दिया गया। प्रशांत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आसाम के जिला द्रांग में तजावीज़ात हटाओ मुहिम के दौरान मुजाहिरीन पर पुलिस फायरिंग की हर जानिब से मजम्मत का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी हिंद के तलबा तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने आसाम तशद्दुद के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत आज से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किए जाएंगे और मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया जाएगा। तो जिस तरीके से आसाम में कल ये पूरा वाकया सामने आया था, 4 जानिब से इस वाकये की मजम्मत की जा रही है। तमाम तर कार्रवाई भी की गई पुलिस में इस हवाले से।
तो इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मुसैब काजी, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं SIO के। मुसैब काजी साहब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। आज इस मामले को लेकर मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किए जाएंगे। जी मुसैब काजी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। जी, मामला बढ़ता जा रहा है और अब मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर इस मामले को लेकर एहतजाज भी किया जाएगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि आसाम में पुलिस के जरिए से जो जुल्म बर्बरियत की गई, पहले लोगों को उनके घरों से निकाला गया और फिर जो है उन पर शूटिंग की गई, जिसमें 2 लोग जाँ बहक हो गए और कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये एक हिंदुत्ववादी जो फिस्ताई ताकत और हुकूमत है उसका घिनौना चेहरा है, और ये कहना चाहिए कि आसाम को कहीं ना कहीं हिंदुत्व की एक नई तजुर्बागाह बनाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ एक फिजा तैयार की जा रही है, उनके खिलाफ इलीगल इंक्रोचर्स, इस तरह की लैंग्वेज जो है हम देख रहे हैं कि रियासती हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है, उनको कभी बांग्लादेशी बताया जा रहा है, कभी उनको बाहर का बताया जा रहा है। तो उसके खिलाफ आज मुल्क भर में और इसके बाद भी जो है SIO ने एक एहतजाज का कॉल दिया है। कल दिल्ली में इसके खिलाफ आसाम भवन के सामने एहतजाज हुआ, आज भी जंतर मंतर में एहतजाज होने वाला है। चलिए, तो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसकी कई मकामात पर इसको लेकर एहतजाज किया जाएगा। मुसैब साहब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। शुमाली कश्मीर के परी हाउसपुरा पटन में फौज की 29 RR की जानिब से सबसे बड़े 3 रोजा अवामी म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज हुआ। 3 रोजा म्यूजिकल फेस्टिवल का इफ्तिताह आर्मी, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल मुअज्जिजीन के अलावा आला अफसरान की मौजूदगी में हुआ। 3 रोजा म्यूजिक फेस्टिवल के पहले दिन कश्मीर की शान के नाम से कश्मीर के मकामी फनकारों ने अपने फन का जादू बिखेरा। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले गुलकारों, जिनमें शफी सोपुरी, आबिद अली, अदनान, जुनैद, जहीर खान और आमिर खान ने अपनी सुरीली आवाज से सामाईन को मशहूर किया। काफी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। फौज की तरफ से ये प्लेटफॉर्म कश्मीर के उभरते हुए हुनरमंद नौजवानों के लिए फराहम किया जा रहा है, ताकि उनके ख्वाबों की ताबीर के लिए एक चश्मा साबित हो। फेस्टिवल के अगले दिनों में कश्मीर और बॉलीवुड के नामवर गुलकार और अदाकार अपने फन के जादू बिखेरेंगे। अगले दिनों में मुल्क की बड़ी शख्सियत भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।